Mumbai Education presents Science and Technology Part 2, Lesson number 1, Heredity and Evolution. Question and answer of exercise. Question number 1. Complete the following diagram. अब जैसे कि यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन दिया है, तो टेक्स्ट बुक में इसका 6 टाइप दिया है, लेकिन यहाँ पे 4 बॉक्सेस है। इसके लिए आपको जो भी याद रहेगा इस 4 बॉक्सेस में 4 टाइप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2. Read the following statements and justify the same in your own words with the help of suitable example. यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमें उसे जस्टिफाई करना है अपने शब्दों में। फर्स्ट वन, ह्यूमन एवोल्यूशन बिगिन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो 7 करोड़ वर्ष पहले ही शुरुआत हो गया था। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? फर्स्ट पॉइंट, लास्ट डायनासोर डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। तो डायनासोर की जो आखिरी प्रजाति है वो 7 करोड़ वर्ष पहले ही खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट, उसी वक्त हमें मंकी लाइक एनिमल्स वर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स। इसका मतलब यह है कि आज की जो मॉडर्न लेमर प्रजाति है मंकी की, उसके पूर्वजों की तरह ही दिखने वाला मंकी उस समय पाया जाता था। एंसेंट एनिमल्स लाइक लेमर्स ही ह्यूमन इवोल्यूशन का शुरुआत था। हेंस वी कैन से दैट ह्यूमन इवोल्यूशन बिगन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। सेकेंड वन, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेशिएशन। जोग्राफिकल का मतलब लोकेशन चेंज हुआ तो उसी वजह से न्यू स्पेसिस मिलते हैं, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है दो अलग अलग स्पेसिस के एक ही जानवर है, जैसे कि काऊ है, वो जर्सी भी होती है देसी भी होती है, इन दोनों का हाइब्रिड अगर रिप्रोडक्शन करवाया जाए तो न्यू स्पेसिस जनरेट होगी। ओके, तो आंसर हमारा में फर्स्ट पॉइंट है, स्पेसिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शंस। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, मतलब ये हमारा नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही रहेगा। सेकेंड वाले में बोल रहा है कि ईच स्पेसिस ग्रोस इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन, देयर फूड हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज़ डिफरेंट। तो हर एक स्पेसिस का अलग अलग फूड होता है, अलग अलग हैबिचुअल होता है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से न्यू स्पेसिस जनरेट हो सकती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि जेनेटिक वेरिएशन, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसिस। तो जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस वो आइसोलेशन की वजह से हम समझ गए, और जेनेटिक वेरिएशन ये होता है कि जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाता है या फिर म्यूटेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से न्यू स्पेसिस जनरेट होती है। थर्ड वन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि फॉसिल्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एवोल्यूशन को समझने के लिए। अब ये जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गॉट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो। यानी कि बहुत सारे सजीव बहुत पहले ही फ्लड, अर्थक्वेक या वोल्केनो की वजह से ज़मीन में दफन हो गए। Second, remnants and impressions of such organisms remain preserved underground. उनका अस्तित्व यानी कि उनका बॉडी अभी भी ज़मीन के अंदर वैसे का वैसे ही दबा पड़ा है। हालांकि उनके ऊपर का मसल्स अब नहीं रहा, लेकिन बोन अब भी वैसे ही है, और बोन के ऊपर कार्बन का कुछ लेयर जमा हो गया है। थर्ड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक की वजह से हम उसका एज पता कर सकते हैं। Once the age of fossils has been determined, it becomes easy to deduce information about other erstwhile organism. एक बार अगर हमें फॉसिल्स का एज पता चल जाए कि वो कितने साल पहले वहाँ पे बरीड हुआ है यानी कि दफन हुआ है, तो हमें पता चल सकता है कि उस वक्त किस टाइप की स्पेसिस रही होगी, ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, उनका अस्तित्व कैसा था, वगैरह वगैरह। Therefore, study of fossils is an important aspect of a study of evolution. Fourth one, there is evidences of fetal signs among chordates. अब यहाँ पे बोल रहा है कि chordates से रिलेटेड एविडेंस है, ये जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले chordates क्या है? फर्स्ट पॉइंट, chordates हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का डिफरेंस आपको पता है। वर्टिब्रेट्स मतलब
हमारी तरह जिसको बोन अंदर रहता है, और इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनको या तो बोन नहीं है या तो उनके ऊपर स्किन के ऊपर कुछ कवरिंग है जिसको एज अ बोन हम समझ सकते हैं, तो बाहरी बोन रहता है ऐसा समझो। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम विच इनवर्टिब्रेट ग्रुप द कॉर्डेट्स वेर डेवलप्ड। तो ये बताना मुश्किल है कि वो कौन से इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं। थर्ड वाला, कॉर्डेट्स एंसेस्टर्स वे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हेंस दे वर नॉट प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। अब कॉर्डेट्स के जो एंसेस्टर थे वो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल थे, यानी कि उनके अंदर बोन की कमी थी। तो इस वजह से जब वो बरीड हुए सॉइल में या ज़मीन के अंदर, तो उनका फॉसिल्स जो है उतने अच्छे से जनरेट नहीं हो पाया। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमंग कॉर्डेट्स है, बस ये नहीं पता लगा सकते कि वो कौन से इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन नोन टू यू, यानी कि हमें शॉर्ट नोट्स बताना है। लमार्किज्म, फर्स्ट पॉइंट, Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organisms। मतलब लेमार्किज्म का कहना ये था कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आप देख रहे हो, मतलब थोड़े बहुत जो चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उनके बॉडी में या बॉडी पार्ट्स में, ये क्यों होता है? जब भी हम कोई एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं या फिर कोई बॉडी पार्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते, यानी कि लेजीनेस करते हैं। तो जब हम किसी बॉडी पार्ट का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो वो स्ट्रांग होगा और डेवलप होगा, और अगर हम कोई बॉडी पार्ट का इस्तेमाल न करें तो वो लेजीनेस की वजह से यूज़लेस होता जाएगा या वीक हो जाएगा, ऐसा इनका बोलना था। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। जैसा कि ऑस्ट्रिच बर्ड आपको पता है सबसे बिगेस्ट बर्ड है, तो ये उड़ नहीं सकता बिकॉज ये अपने विंग्स का यूज़ ही नहीं करता उस हिसाब से, और इसके एंसेस्टर ने भी नहीं किया बहुत उस हिसाब से, तो ये अब उड़ नहीं पाते हैं ये। हाँ, हालांकि इनका जो फुट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, जिसकी वजह से ये चलना और दौड़ना बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन विंग्स अब इनके लिए यूजलेस हो गया है। सेकेंड में दिया है, लेग्स ऑफ स्वैन एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर। तो ये जो स्वान और डक बर्ड है ये पानी में ही रहते थे या पानी के आसपास ही रहते थे, जिसके वजह से इनका जो पैर है वो स्विमिंग करने के हिसाब से एबिलिटी जनरेट हो गई है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है, अब इन शॉर्ट ये फर्स्ट पॉइंट ही आपके लिए बहुत हो गया 2 मार्क्स के लिए, लेकिन फिर भी सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। तो लोगों ने ये ज़रूर माना कि अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट्स का एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो तो वो स्ट्रांग होता है, या उसका लेजीनेस यानी कि यूज़ कम कर रहे हैं तो वो वीक होता है, ये सही बात है, लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा, इसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट था, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म, प्रोलिफिकली का मतलब होता है अबंडेंट, ज़्यादातर, तो रिप्रोड्यूस होते ही है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिजम्स compete with each other and only those organisms who shows modification sustain long। जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा टाइम सस्टेन रहा और अपने आप को मॉडिफाई कर सका तो वो ही वहाँ पे रह सकता है। जो नहीं कर पाते या तो वो पेरिश्ड हो जाते हैं या फिर वहाँ से निकल जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लाइव एंड द रेस्ट पेरिश। मतलब एक तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये बता रहा है कि उस हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहने के लिए सुटेबल है वही रह पाते हैं और दूसरे वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं या फिर निकल जाते हैं। फोर्थ है, दिस सस्टेन्ड एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड गिव राइज टू न्यू स्पेसीज विथ ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो रह जाते हैं उस नेचर में, इन्वायरमेंट में, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी उस हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। सी, एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एम्ब्रायो।
तो एम्ब्रायो का इनिशियल स्टेजेस से शुरुआत जब भी होता है उसका स्टडी करना यानी कि एम्ब्रायोलॉजी। सेकेंड पॉइंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टेब्रेट्स शोज दैट ऑल एम्ब्रायोस हैव एक्सट्रीम सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस। यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में भी 3 स्टेजेस दिया हुआ है एम्ब्रायो का, तो उसके फर्स्ट स्टेज में देखेंगे तो सारे यानी कि ह्यूमन का, पिग का, कोई एनिमल का, काऊ का, सैलमंडर का, फिश का, सबका इनिशियल स्टेज जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो उस बेसिस पे वी कैन से दैट सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन फॉर ऑल दिस एनिमल्स। यानी कि हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर एक ही रहे होंगे। डी, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एवोल्यूशन टॉपिक आपका पहले भी आया था। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, यानी कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला चेंजेस है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगाता है। ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एवोल्यूशन में सिर्फ इंसानों को नहीं, एनिमल को भी नहीं, बाकी हमको सबको करना है, यानी कि इंसान, एनिमल, बर्ड सबको, और प्लैनेट को भी, स्टार्स को भी, और बायोस्फीयर को भी, जो भी अर्थ से सराउंडेड है, उन सबको एवोल्यूशन में कंसिडर करना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है, ड्यूरेशन फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इज अबाउट 300 करोड़ ईयर्स। यानी कि यूनिसेल्युलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने में 300 करोड़ साल लग गए। ये एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ई, कनेक्टिंग लिंक। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कि इसमें यह दिया कि कोई भी प्लांट या एनिमल जिसमें 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश। फिश लोग ज़्यादातर गिल्स से रेस्पिरेट करते हैं इन वाटर, लेकिन लंग फिश जो है वो वाटर में गिल से रेस्पिरेट करता है, लेकिन वो जब ज़मीन पे आ जाता है यानी कि पानी से बाहर, तो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करता है। यानी कि इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन हेरिडिटी। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। अभी हेरिडिटी आपने स्टार्टिंग में थोड़ा देखा था, आपको 8th और 9th स्टैंडर्ड में भी था। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होता है वाया जीन्स, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग विदाउट एनी चेंजेस। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि जब पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है तो उसमें चेंजेस नहीं होते, और कभी कभी चेंजेस होता है। इन थर्ड पॉइंट, तो जब वो चेंजेस होता है तो उसको माइनर चेंज बोलते हैं, यानी कि म्यूटेशन। लेकिन कभी कभी म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो उसको बीमारी सिकल सेल एनीमिया हो सकती है। ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Write names of some vestigial organs in human body and write the names of those animals in whom same organs are functional। यानी कि सबसे पहले हमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स का डेफिनेशन बताना है, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन के अलावा किस दूसरे एनिमल में है और उसका यूज़ क्या है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organ। यानी कि ऐसा ऑर्गन जो हमारे किसी काम का नहीं है या फिर वो पूरी तरह से डिजेनरेट हो चुका है, तो उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड पॉइंट, अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स ह्यूमन के लिए वेस्टिजियल है, लेकिन ये फुल्ली फंक्शनल है इन रुमिनेंट्स, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। थर्ड पॉइंट, मसल्स ऑफ ईयर पिना आर वेस्टिजियल इन ह्यूमंस बट आर यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। तो इंसानों के लिए ईयर पिना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, उनको अलर्ट करने के लिए काम देता है। जैसे कि उनका शिकार करने कोई दूसरा एनिमल आ गया तो उससे बचने के लिए या उससे अलर्ट होने के लिए ये लोग ईयर पिना का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। में फर्स्ट है, हाउ आर द हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, यानी कि हेरिडिटरी चेंजेस एवोल्यूशन के लिए कैसे जिम्मेदार है ये बताओ। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट primitive cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound, यानी कि जब पहला सेल बना था वो बहुत दूसरे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से बना था। दूसरा पॉइंट, देयर मे हैव बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दिस सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसमें उस सेल्स में बहुत सारे वेराइटीज आई होगी, डिफरेंट ये स्पेसिस जनरेट होना शुरू हो गया होगा नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से। थर्ड, सम मे हैव पेरिश्ड विच कुड नॉट एडजस्ट विथ सराउंडिंग, तो जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए वो खत्म हो गए, उनका अस्तित्व नहीं रहा। फोर्थ पॉइंट, सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन एंड गिव राइज टू द न्यू स्पेसिस विथ देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उस इन्वायरमेंट में रह गए, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट हुए, परफॉर्म करना शुरू किया, आगे बढ़ते गए, तो उनकी न्यू जनरेशन स्टार्ट हुई, आगे आई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ। सेकेंड वन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने का सिस्टम जो है वो समझाओ। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की जितने भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सब डीएनए के अंदर स्टोर रहती है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है, यानी कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होती है, उन्हें स्ट्रैंड में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, एमआरएनए उस स्ट्रैंड में से इंफॉर्मेशन कॉपी करता है, उसी को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। The mRNA formed in nucleus comes in a cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. तो जो मैसेज mRNA DNA से कॉपी किया वो कोडेड फॉर्म में होता है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसलेशन, यानी कि tRNA हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, यानी कि mRNA ने जो इंफॉर्मेशन डीएनए से लेकर आया था वो कोडेड फॉर्म में था, उसको टीआरएनए ने एंटीकोडॉन से डिकोड कर दिया, उसी को ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसलोकेशन, अब उसको डिकोड करने के बाद द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। तो इसी की सहायता से, मतलब ये जो टीआरएनए है उसको जहाँ पे इसका यूज़ लगेगा वहाँ पे वो प्रोटीन पहुँचा देगा, उसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। थर्ड वन, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ सपोर्टिंग इट, यानी कि इवोल्यूशन का थ्योरी हमें बताना है और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रूफ है वो बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देख लिया है, तो इसके सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा प्रूफ है वो देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, कनेक्टिंग लिंक, और भी बहुत कुछ है, मतलब 6 टाइप थे। फिलहाल यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया है मैंने। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब ऑल प्लांट्स हैव अ स्टेम रूट लीफ, तो सारे प्लांट के पास स्टेम रूट लीफ है, यानी कि वो सब एक ही ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। एनिमल्स हैव अ ईयर, आइज, नोज, तो एनिमल्स के पास, हर एक एनिमल्स के पास भी ईयर, आइज, नोज है, यानी कि वो भी एक ही ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। एनाटॉमिकल मतलब बोन का स्ट्रक्चर सेम होना, बोन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्म, बुल्स लेग, बैट्स विंग, वेल फिन, तो बाहर से हम देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, लेकिन उनके बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे, बोन की बनावट देखेंगे तो हमको उसमें सिमिलरिटी नज़र आती है, यानी कि वो सब के एंसेस्टर जो है वो एक ही ओरिजिन के होंगे। फिफ्थ वन, डिफाइन फॉसिल्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स एज अ प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन। तो इसके रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन देखा। तो फर्स्ट पॉइंट है रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये ज़मीन के अंदर बरीड हो गए, यानी कि दफन हो गए थे, वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। सेकेंड वाला, द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली, यानी कि कार्बन का ये लेयर बता रहा है कि डेथ हो जाने के बाद एनिमल या ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है उसमें कार्बन कंज्यूमिंग बंद हो जाता है और कार्बन डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है।
In case of dead body, the ratio between C14 and C12 changes continuously as a C12 is a non-radioactive, यानी कि बोल रहा है कि डेड बॉडी में C14 और C12 का जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। उस हिसाब से हमें उसका एज पता चलता है कि वो कितने टाइम से ज़मीन के अंदर बरीड है या प्रिजर्व्ड है। Fourth point, the time passed since the death can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. तो हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम C14 और C12 का रेशियो पता लगा सकते हैं जिससे हमें उसका एज पता चल सकेगा। तो हमें पता चलेगा कि वो एवोल्यूशन उस टाइम का कैसा रहा होगा, उस टाइम का कैसा उसका अस्तित्व रहा होगा। Sixth one, read the evolutionary history of modern man. यानी कि आज जो ये मॉडर्न मैन आप देख रहे हो, यानी कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग देख रहे हो आप, इसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसा था, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे क्या चेंजेस हुआ है वो हमें बताना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में इसका 2 पेजेस का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फ़िलहाल हमने इसमें मेन पॉइंट लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो आप पूरा रीड कर सकते हो। First one, approximately 7 crore years ago, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to the modern lemurs। यानी कि हमारे ह्यूमन बीइंग में ये माना जाता है कि हमारी शुरुआत जो है वो लेमर लुक लाइक मंकी से हुआ था। तो उसका अस्तित्व जो है वो 7 करोड़ साल पहले से ही स्टार्ट हो गया था। सेकेंड, टेल ऑफ दिस monkey like animals of Africa is said to have disappeared about 4 crore years ago। यानी कि 4 करोड़ साल पहले मंकी का जो टेल है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। ये लेमर की बात कर रहे हैं। तो थर्ड में फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल रिकॉर्डेड वॉज रामापेथिकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। तो ये चिंपांजी लाइक मंकी जो है जनरेट हो गया, अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ, देखा गया उसका अस्तित्व। फोर्थ पॉइंट, स्किल्ड ह्यूमंस अपीयर टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो। अब यहाँ से स्किल्ड ह्यूमन की बात हो रही है, यानी कि कामकाज या इस्तेमाल करना वस्तुओं का सीख गया था इंसान। अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो ह्यूमंस वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर। तो 15 लाख साल पहले इंसान जो है ठीक से चलना और सीधे चलना सीख गया था। डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स। तो 1 लाख साल पहले इंसान का जो दिमाग है वो अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गया था, डेवलप हो गया था। 7th पॉइंट, ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन वॉज द क्लास वाइज मैन। तो 50,000 साल पहले जो इंसान थे उनका जो दिमाग है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गया था, ग्रो हो चुका था। इस वाले क्वेश्चन में आप चाहो तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, जितना भी आप लर्न कर सको उस हिसाब से।